हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके क्लास 10 के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। 25 तारीख को आपका साइंस का पेपर बस आने ही वाला है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लाइव स्ट्रीम करेंगे और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो स्ट्रीम पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉरी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्वेक्स लेंस P and Q have focal length 0.5 मीटर एंड 0.4 मीटर और हमें बताना उनकी कंबाइंड पावर। तो ये हमें बेसिकली इतना तो हमें नॉलेज है कि जब भी दो लेंसेज आपस में हमें कंबाइंड पावर चाहिए तो हमें नॉर्मली बस उनको आपस में ऐड करना है। तो पहले मैं इनकी इंडिविजुअल पावर निकाल लेता हूं। पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 1/f अगर उसको मीटर में लिखना है, 100/f अगर मुझे उसको सेंटीमीटर्स में लिखना है। तो मीटर में दिया हुआ जो आप चाहे वो यूज कर लेते हैं। तो पहले की पावर 100/f अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में जाऊं तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 डायोप्टर पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। 100 बाई ये 0.4 मल्टीप्लाई 100 से कितना है बेटा, 2.5 डायोप्टर पॉजिटिव का। तो जो टोटल हमारी कंबाइंड पावर आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 2 + 2.5 बोले तो 4.5 डायोप्टर पॉजिटिव का। तो ऑप्शन इज P इज इक्वल टू 4.D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। अगर वो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल है तो दूसरा मीडियम है वो डेंसर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे पहला मीडियम एयर है और दूसरे मीडियम का ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया। तो हमें इतना पता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे बोला गया है कि when a lens is placed at Q a sharp image is formed on the screen। अगर मैं उस लेंस को Q पर रखता हूं तो इमेज स्क्रीन पर शार्प बनती है। और कैसी बनती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, मगर वो डिमिनिश्ड है। फिर कह रहा है when the lens is moved towards P, अगर वो Q की जगह पे P पे पहुंच जाए तब इमेज कैसी बनेगी। तो आप कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये स्क्रीन यहाँ है, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज स्क्रीन पे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, मगर छोटी बन रही है। मगर जब ये लेंस उस ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है अब क्या होगा। तो आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f से पीछे होता है तो जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और छोटी बनती है। और जब ये लेंस थोड़ा आगे आ जाएगा तो वो जो 2f और उसकी लेंस की दूरी है वो कम हो चुकी है। अब हो सकता है वो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो, तब जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक, देखिए ठीक, आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक इमेज दी हुई है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसमें हमको ऐसा बोला गया है कि ये कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। क्या बोला गया है कि ये हमारे पास सन की रेज आती हैं, इस मिरर पे टकराती है और इस पेपर को वो बर्न कर देती है। तो सवाल कुछ ऐसे, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। इस मिरर और पेपर के बीच की जो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे। तो ये अगर कॉनकेव मिरर होगा, पैरेलल रेज आती हैं तो कहां जाके मीट होती है, फोकस पे। तो ये फोकस पे रखा हुआ है और ये दूरी हो गई हमारी फोकल लेंथ। वो डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ। और जहां पे वो बर्न हो रहा है, जहां वो रखा गया, वो उसका फोकस है। ठीक है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, इमेज जब बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, और तो रियल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, आगे द स्टूडेंट वांट टू डिपिक्ट, इसी को हमें शो करना है अपने इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। तो वो क्या होगा, रेज पैरेलल आ रही हैं और टकरा के आपका फोकस पे उसका मीटअप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हमसे कहा गया है कि इफ द स्टूडेंट विश टू पॉइंट द मिरर टू अनदर ऑब्जेक्ट टू सो एज टू ऑब्टेन, उसी मिरर को वो चाहता है कि वो यूज करे और कैसी इमेज बनाना चाहे, वर्चुअल एनलार्ज वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। आपको पता होगा वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में एक ही केस में बनती है जब वो P और F के बीच में होता है, तो इसका मतलब बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ द टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर यूज्ड बाय द स्टूडेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट। जो हमने एक्सपेरिमेंट में मिरर यूज किया था कॉनकेव मिरर, इन चारों में से हम उसमें कॉमनली यूज नहीं करते। इन चारों में से किस में उसको यूज नहीं करेंगे, तो वो सोलर कुकर में यूज होता है, कार की हेडलाइट्स में होता है, बल्ब को इन्फ्रंट फोकस पे रख देते हैं, टकराती है लाइट और पैरेलल बीम जाती है, और आपका शेविंग मिरर में यूज करते हैं टू शो लार्ज इमेजेस। हम रेयर व्यू मिरर में कॉनकेव मिरर नहीं यूज करते, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ताकि वो ट्रैफिक जो काफी बड़ा है वो हमें छोटा होकर दिख जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कह रहा है, ये बहुत इजी है, द डायग्राम बिलो शो द इमेज ऑफ द कैंडल एज फॉर्म थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। हमसे कह रहा है हाउ मेनी रेज from the point P on the candle flame can be drawn to the corresponding point on the image P dash। कितनी रेज यहां से जाएंगी, तो ऑब्वियसली रेज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, उसका मतलब इनफाइनाइटली रेज यहां से पास होंगी जो स्क्रीन पर जा सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है द आईबॉल ऑफ अ पर्सन हैज बिकम स्लाइटली लार्ज। आईबॉल थोड़ा सा बढ़ गया है, और विच काइंड ऑफ लेंस शुड पर्सन वियर टू करेक्ट। आईबॉल बढ़े, आईबॉल का एलोंगेशन हो रहा है, मायोपिया का डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। मायोपिया हम कैसे ठीक करते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय द ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस suffer from defect called chromatic defect which leads to the false colored edges in the image। इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ पैरेलल बीम ऑफ रेज आती हैं, व्हाइट लाइट की मैं मान लेता हूं आती हैं, और वो इस कॉन्वेक्स लेंस पे जाके रिफ्रेक्ट होती है। तो ये जिस क्रोमैटिक डिफेक्ट का कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो व्हाइट कलर है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, जिसमें से जो रेड कलर होता है वो सबसे कम बेंड करता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड करता है। तो जो सबका जो रिफ्रेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। तो ये सारे कलर एक ही पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगे। अगर ये व्हाइट से बनी हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर सबसे कम बेंड होगा, तो रेड कलर ज्यादा दूर तक जाएगा और वायलेट का रिफ्रेक्शन पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्रोमैटिक डिफेक्ट मिलेगा, कलर्स थोड़े बिखरे बिखरे मिलेंगे। तो वही कह रहे हैं, पैरेलल व्हाइट लाइट बीम्स पासेस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, द लाइट ऑफ व्हिच कलर विल कन्वर्ज एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस। अभी हमने समझा कि वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, तो जैसे ही वो लेंस को क्रॉस करेगा वो ज्यादा बेंड होने की वजह से सबसे क्लोजेस्ट होगा लेंस के, और रेड सबसे दूर होगा। और इसी तरीके से बनेगा वो विप प्योर, रेड सबसे दूर, वायलेट सबसे पास, किससे, लेंस से। इसको हम क्रोमैटिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्मृति इज लुकिंग एट हर सेल्फ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। लुकिंग एट हर सेल्फ in a convex mirror in a science museum standing 2 meter away from the mirror। वो मिरर से 2 मीटर दूर है हमसे। हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। जितनी उसकी इमेज आनी चाहिए थी वो लगभग आधी आई है। कौन इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जिसकी मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, और हम लोग मिरर को यूज करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज -v/u। आधी बनी है हर टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट, तो मैग्निफिकेशन हमारी आधी होगी बच्चों पॉजिटिव की, -v/u। u हमें 2 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल। v बच्चों हम लोग का आ गया 1 मीटर। कितना आ गया, 1 मीटर। आगे बढ़े हम लोग, फिर हमसे कहता है एस्टिमेट दी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे 1/f + 1/u। तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है। इमेज भैया कॉन्वेक्स मिरर है, याद करो कॉन्वेक्स मिरर है ये, तो v कितना है हमारा 1,
u कितना आएगा -2। फर्दर सॉल्व हम लोग करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों, 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ हाफ, 1/f इक्वल्स टू 1/2। फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी 0 पॉइंट, सॉरी इसको हम रिवर्स कर देते हैं अभी। यहां से फोकल लेंथ हम लोग की आ जाएगी +2 मीटर। कितना बच्चों? +2 मीटर, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ ह्यूमन आई के क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आए, इसमें थोड़े से मिक्स है क्वेश्चन। इन अ ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज 17 mm। जो लेंस और रेटिना के बीच का गैप है वो हमें 17 mm दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 17 mm। द लाइट एंटरिंग द आई गेट्स रिफ्रैक्टेड एट द कॉर्निया एंड देन एट द लेंसेज। सिमिलरली मसल इन द आई कैन कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं बच्चों। अब एक कुछ हमें चीजें दी गई हैं जो क्वेश्चन हमें बनाए गए हैं। Diana is looking at moon, और मून की तरफ देख रही है। What is the focal length of the combination of cornea and the lens? ठीक है, अगर वो मून को देख रही है तो कॉर्निया और लेंस मिलके कन्वर्जेंस कर रहे हैं, तो उन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो मून को देख रहे हैं, इमेज रेटिना पर ही बननी है बार बार। तो इसका मतलब जब आप मून को देख रहे हैं तो आपका यू इन्फिनिटी हो गया, और जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा कम बनती है फोकल लेंथ पे। तो इस बार जो इमेज मून से आ रही है और जो रेटिना पे बनी, रेटिना एक तरीके का उसके फोकस पे है, तो हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 17 mm। कितनी हो जाएगी? 17 mm। आगे बच्चों आपको समझ में। सेकेंड पार्ट देखते हैं। Diana is reading a book kept 20 सेंटीमीटर from her eye। अब वो एक बुक को पढ़ रही है जो उससे 20 सेंटीमीटर दूर है। और what is the focal length of the combination of the cornea and the lens है ना। ठीक है, इमेज फिर से वापस कहाँ बननी है? रेटिना पर ही इमेज बननी है, पर इस बार ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दे, तो इस बार हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यू दे दिया हमें -20। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी, इमेज का बननी है इधर भाई पॉजिटिव की 17 mm। ये सेंटीमीटर में है, आप इसको चाहें तो mm में कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके तो 200 mm हो जाएगा। फोकल लेंथ हमें निकालनी है, बस हमें लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 1/v 17 माइनस का 200 बच्चों, ये हम लोगों का आ गया। बस हमें एलसीएम लेना रह गया। ठीक है बच्चों, 17 और 200, तो 200 इंटू 17, इधर बेटा 200 और इधर 17, 1/f, यह आ जाएगा आपका 217, यह आ जाएगा 3420। फोकल लेंथ आपकी 3400,217। ठीक है, और ये सब कुछ mm में कैलकुलेट हुआ है। ठीक है बच्चों, आंसर आपका आ चुका है। सी ऑप्शन कह रहा है व्हेन डियाना ब्रिंग द बुक क्लोजर टू हर आई द लेटर अपीयर ब्लरी टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक, एक्सप्लेन व्हाई द लेटर अपीयर ब्लरी। कह रहा है जब वो बुक को पढ़ रही है और वो काफी पास अपनी बुक को ले आएगी अपनी आंखों से, तो उसको सब कुछ ब्लरी दिखने लगा। क्यों? जो हमारी ह्यूमन आई की जो मियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। तो अब जब कुछ ज्यादा ही पास ले आएंगे तो लाइट जो हमारा लेंस है उसको अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो इमेज बार बार रेटिना पे बना पाए। और जब इमेज ऑब्जेक्ट दूर होता है, इमेज दूर होती है, तो वो रिलैक्स आई पोजीशन होती है हमारी। तो इस केस में जब आप हद से ज्यादा पास ले आएंगे तो इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा लेंस अपने आप को, और इमेज रेटिना पर हमारी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें कैसी लगती है बेटा? वो ब्लरी लगती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एग्जाम पर्पस के लिए अच्छे से रिवाइज भी करके जाएंगे दोबारा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है पेंसिल का। ठीक है बच्चों, ये पेंसिल कुछ ऐसी है, इसकी यहां से दूरी, इसकी लेंथ है पेंसिल की 4 सेंटीमीटर, और जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, और हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट है बेटा ये 2 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है पहले तो इसे कंप्लीट करिए, तो कंप्लीट ये हो जाएगा, पहले बाकी के 2 पार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। इसकी इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। फोकल लेंथ गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, v पता करना है, u आप एक्चुअली वो पॉइंट आपसे कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर। u इज नेगेटिव ऑलवेज,
तो ये आ जाएगा हमारा 1/5, 1/v 1/3 माइनस 1/5, ये आ जाएगा। अब हल्का से इसको सॉल्व कर लें, 15 आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है बच्चों। और ये हम लोग का आ जाएगा 5 और 3, ये आ जाएगा 2/15, और v हमारा आ गया प्लस का 7.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? प्लस का 7.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली पॉइंट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आसपास मान लेते हमें मिल गया, ठीक है। अभी मैं इसका रेडायग्राम आपको बनाऊंगा। अगला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। इसकी लेंथ बतानी है, बहुत इजी है। अगर इस पॉइंट को आप निकाल चुके हैं 7.5 में, तो अब इस वाले एंड का ड्रॉ कर लो, फिर से लेंस फॉर्मूला लगा दो, है ना। 1/f 3 सेंटीमीटर, v नहीं पता, u ही कितनी दूर है, 5 और 2 7, सॉरी 5 और 4 9 बेटा, तो माइनस का 9। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये 1/3 माइनस 1/9 1/v, ठीक है बच्चों। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? 9 या 3 या 1 या 1 या v या 2 या 9 या 1/v बेटा, प्लस का 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका एंड 4.5 और पेन जो था मतलब नल जो ये वाला था 7.5, तो लेंथ हमारी कितनी होगी भाई? 7.5 माइनस 4.5 लगभग अराउंड 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक। इसका रे डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। आइए इसको हम रीड्रॉ करते हैं, कैसा बनाएं इसको भाई। तो भैया मेरे पास मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया, एक पैरेलल, या इसका फोकस होगा या इसका 2f होगा, मान लेता हूं ये फोकस से निकाल दिया, ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा मान लो फोकस ऐसे आ गया। इसको मैं रीड्रॉ वापस से ही कर देता हूं, तभी अच्छा बनेगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा ये हो गया बेटा हमारा, ठीक। दूसरा कलर ले लेता हूं बेटा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा आ गया, ये पैरेलल, और ये हमारा फोकस, ठीक है। आप इसे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, प्रॉपरली इस डायग्राम को बनाएंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहां मिलता हुआ नजर आ जाएगा, जो ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसे रे को बनाया, तो फिर से मैंने ऑप्टिकल सेंटर पे ले लिया, और फिर से मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूं, यहां से पैरेलल फोकस या फिर फोकस और पैरेलल, क्या ले सकता हूं, फोकस और पैरेलल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है मंजू हैज टू कॉन्वेक्स लेंस P and Q made up of same material as shown in the figure। उस पे दो लेंसेज हैं P और Q। She is looking at printed text on a page using lens P। She noticed that when she slowly takes the lens away from the page, वो P वाले लेंस को यूज कर रही है, she takes turn upside down। जैसे ही वो 10 सेंटीमीटर से she slowly takes the lens away from the page, she जैसे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आगे की तरफ दूर आती है उस टेक्स्ट से, तो उसकी इमेजेस उल्टी बनने लगती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब तक आप पोल और फोकस के बीच में है तब तक तो आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। जैसे ही आपने वहां से छोड़ा, इन्वर्टेड इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंस पी डज डिस्टेंस, साफ सी बात है 10 सेंटीमीटर से आप थोड़ा सा पीछे हुए, पोल और फोकस के बीच में से गए बाहर, तो इमेज इन्वर्टेड बनना शुरू। फिर कह रहा है मंजू डज द सेम विद क्यू, और वो क्यू लेंस के साथ यूज करे, तो ये जो चेंज है वो कितने सेंटीमीटर पे नजर आएगा, 10 से कम, 10 से ज्यादा, या 10 के बराबर। तो दोनों लेंसेज को देख के आपको क्या पता चल रहा है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ये ज्यादा फ्लैट है तो एक बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा ये, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ये ज्यादा कर्व पाथ में बना है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी। जब इसकी फोकल लेंथ कम है तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो दूरी है वो कम हो गई है, तो इसका आंसर होगा लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन नीड्स अ पावर ऑफ लेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है, -5 डायोप्टर। कौन सा विजन है उसको, अगर वो पावर इस यूज कर रहा माइनस, तो भाई कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसमें यूज करते भाई हम लोग, मायोपिया। इसमें मायोपिया,
नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? बहुत इजी, पावर दी हुई है, फोकल लेंथ निकालनी है भाई, तो पावर -5 सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ जाएगी, अभी आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आइए इसे भी देखते हैं भाई। और मैं आपसे कहूंगा कि इसका जो ये रे डायग्राम था, अब इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, 17 हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, 17 में क्या कर रहा है? लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस भी 1.5 से बना है, जिस मीडियम में उसको रखा गया वही 1.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन अगर नहीं होगा, रेस जैसी थी एज इट इज वैसी निकल जाएंगी। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़े बिना हम नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, करे बिना हम लोग इसको नहीं जाएंगे। हमसे कहा गया है कि आपको 3 मीडियम दिए गए हैं। कितने मीडियम? 3, एक्स, वाई और बच्चे जेड। क्या दिया गया हमें? जेड। तीनों मीडियम में अलग अलग इंसिडेंट एंगल से लाइट आती है, अलग अलग से। ठीक है बच्चा, मगर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हर केस में सेम है। क्या है? सेम। एंगल I1, एंगल I2, एंगल I3, ये पहले से ही गिवन है कि I3 सबसे बड़ा है, I1 सबसे छोटा है। हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करो, इसमें सबसे ज्यादा, सब में किसमें कम। बेसिक बात यह है कि अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताना है तो मुझे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां स्पीड ऑफ लाइट भी कम, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बेंडिंग कम होगी। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, ये मैं मीडियम एक्स, ये मीडियम वाई, साइन यहां मैं I1 लिख देता हूं, मैं I2, और यहां लिख देता हूं मैं साइन I3, साइन आर। तीनों केस में सेम है, तो साइन आर तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया। I1, I2, I3 तीनों के अलग हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में आनी चाहिए, 10th में नहीं हमें आती है भाई। अगर एंगल बड़ा होता है तो उसकी साइन की वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो कहने का मतलब साइन I3 सबसे बड़ा होगा, साइन I2 उससे छोटा, साइन I1 उससे भी छोटा। तो कहने का मतलब अगर साइन I3 सबसे बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z इज सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y उससे कम, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, तो X में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी और Z में मिनिमम होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। कुछ ही बेसिक क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी चैप्टर है। आइए, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो व्हाट यू वुड सी इफ यू लुक एट द सन। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगी तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तो इट शुड लाइक ब्लैक कलर। कैसा दिखेगा? हमें ब्लैक दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में हमें बता रहा है। दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल टू अ पर्सन। हमसे पूछे नियर पॉइंट और फार पॉइंट ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में किसके रिस्पेक्ट में? लेंस के रिस्पेक्ट में होते हैं, साफ सी बात है। लेंस का ऑप्शन याद है नहीं, तो सिलियरी मसल्स के आसपास ही लेंस हमारा लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स के आसपास की बात है, क्योंकि फोकल लेंथ और लेंस को एडजस्ट करने की जिम्मेदारी सिलियरी मसल्स के पास होती है। इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of these is the reason why far sighted person needs a convex lens। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कॉन्वेक्स जो लेंस यूज करता है, फार साइटेड, जिसको फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया। इमेज कहां बनती है? इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसलिए वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई है तो जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना के
बाद बनेगी, कन्वर्जिंग पावर्स हो जाएगी, तो बेटा इन फ्रंट, सॉरी बिहाइंड दी रेटिना, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। जब आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो वो इसको और कन्वर्ज करके रेटिना पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ दिस कैन मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक कैन बी क्लासिफाइड? इट इज द इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट में डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल विजन के हिसाब से। बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, रेटिना से पहले बन जाओगे, कॉन्केव लाना पड़ेगा, मायोपिया है। बेंडिंग कम होगी, इमेज रेटिना के बाद बनेगी, कॉन्वेक्स लाना पड़ेगा, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड विद द आइरिस। क्या करती है? आइरिस पीपल का साइज को कंट्रोल कर रही है, साथ साथ अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आइरिस के पास ही है। तो अगर आइरिस फंक्शन ना करे प्रॉपरली तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। 6 रोहन लेट अ इंसेंस स्टिक। ये तो बहुत ही इजी है। वो क्या करता है, अपने रूम में कोई धूप बत्ती टाइप जला देता है, वहां पे धुआं धुआं हो जाता है, और फिर जब सनलाइट उसके रूम में एंटर करती है तो वो उसको बिल्कुल पूरा रास्ता दिखता है। ही वॉज एबल टू सी द पाथ ऑफ द बीम। क्यों? क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स हैं और भी कुछ भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर्स हैं, तो वहां पे कोलाइड्स है, तो उससे स्कैटरिंग होती है, पूरा रास्ता हमें विजिबल हो जाता है। अगर वहां पे बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, तो हमें ये रास्ता कभी दिखेगा नहीं। इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। लिखा गया है कि इन अ मीडियम लाइक ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ती है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वुड हैव फास्टेस्ट ग्लास, मैंने आपको पढ़ाया था भी क्लास में। सबसे ज्यादा स्पीड रेड की होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटती रहती है। तो रेड हैज द फास्टेस्ट स्पीड एंड एज वेल एज हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बेसिक ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस। अच्छा, सीक्वेंस बताना है। तो आपको अगर बहुत पास का ऑब्जेक्ट देखना है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, तो जब आप पास का देखेंगे तो साफ से ज्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स नहीं होंगी। तो रिलैक्स वाले तो गलत हो गए भाई। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कर्वेचर ऑफ आई इंक्रीज होगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अपने आप कम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पर्सन नियर पॉइंट इज 45 सेंटीमीटर, उसका नियर पॉइंट 45 है, मतलब 25 से ज्यादा है, हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं। फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है तो मायोपिक भी है, तो दोनों है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रेसबायोपिया। और ये क्या यूज करता है? बाइफोकल लेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। नंदा shows rays of light entering into a dark room as shown in the figure. He did something to the air in the room after which he was not able to see the ray of sunlight in the room. वो ऐसा कुछ करता है कि उसको वो पाथ नहीं दिख रहा है। क्यों? अभी पढ़ा था हमने कि स्कैटरिंग की वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से वो रास्ता दिखेगा। अगर आप ऐसा कुछ कर दें कि वहां पे डस्ट पार्टिकल ना रहे बिल्कुल भी, तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। 11th क्वेश्चन है, Mars atmosphere is composed mainly of carbon dioxide, nitrogen, argon, but negligible amount of water vapor and methane and DME. कह रहा है कि using the information given above, knowledge about how rainbow are formed on Earth और रेनबो मार्स में पॉसिबल नहीं है। तो रेनबो का जो मेन पॉसिबल होते हैं वो किसकी वजह से होता है? रेन ड्रॉप्स की वजह से, वाटर वेपर की वजह से, जो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और हमें लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, जो कि खुद मना कर रहा है कि वाटर वेपर्स की कमी है। कहां पर? मार्स पर। ठीक है। Space is mostly vacuum devoid by any medium. ठीक है। What color does the sun appear to the astronaut on the International Space Station? अगर हम यहां बैठ के सन को देखें और वहां पे वैक्यूम है तो स्कैटरिंग नहीं होने वाली। What color does the sun appear to the astronaut International Space Station? तो वो उसको कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा। लाइट स्कैटर होना पॉसिबल नहीं है। लाइट स्कैटर होती तब हमें वो ब्लू कलर का आसमान दिख रहा होता है, कभी कुछ दिख रहा होता है। ठीक है। सनसेट और सनराइज में ग्रीन, वो रेड भी दिखने लगता है, ऑरेंज। अगर वहां पे वैक्यूम है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो उसको कल जो सन दिखेगा अपीयर टू द एस्ट्रोनॉट एज व्हाइट। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम पक्का आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर की। थैंक यू।